मुसाफिर किस्त नंबर 75। मामूर रिजवान ने जिस शख्स का तज़किरा किया था शायद वो अजमल गिलानी ही था। बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, नींद कोसों दूर थी, ख्वाबों का दिल अफजा सिलसिला जारी था। और फिर उसने दौलत के हुसूल के लिए शॉर्टकट इख्तियार करने का आधा फैसला कर लिया। बकिया आधे फैसले का इन्हिसार अजमल गिलानी से होने वाली मुलाकात पर था। वो देर से सोई थी, देर से जागी। जरीना यूनिफॉर्म पहनकर जा चुकी थी, उस पर कसलमंदी सवार थी। इंगड़ाइयाँ लेते हुए स्टडी चेयर पर आ बैठी। वार्ड में जाने को जीना चाहा। ऐसे में सोच की सुई अजमल गिलानी पर जा अटकी। वो कैसा था? क्या वो वाकई मरने जा रहा था? इन सवालों का जवाब अजमल से मिलने पर मिल सकता था। जोसेफिन ने उसे बताया था कि वो आने वाले 2-3 दिन ड्यूटी पर नहीं जाएगी, बल्कि अजमल को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करेगी। चंदू ने अपना कमरा मुकफ़ल किया और जोसेफिन की तरफ चल दी। जोसेफिन ने देखा कि सूजी हुई आंखों और सुता हुआ चेहरा चंदू की तफक्कुरात भरी शब की कथा सुना रहा था। इसके इस्तिफसार पर चंदू ने अजमल गिलानी से शादी की नीम रजामंदी जाहिर की तो उसका चेहरा खिल उठा। वो पूरे मुसर्रत से चंदू को बाहों में भरकर चूमने लगी। इसकी मामला फहमी और कुव्वत फैसला को सराहते हुए हौसला अफजाई करने लगी। बोली, चंदू जान, तुम मुकद्दर की सिकंदर हो। यकीन करो, अजमल दिल का बहुत अच्छा है। हाय काश इसकी मौत टल जाए, किसी दुश्मन को आ जाए और उसे तुम्हारे हुस्न की पजीराई की मोहलत मिल जाए। वो जिंदा रहेगा तो तुम्हें दिल के सिंहासन पर बिठाएगा, मर जाएगा तो तुम्हें मलका बनाकर अपनी राजधानी सौंप जाएगा। चंदू माही सर थाम कर बेड पर बैठ गई। जोसेफिन की शरारत भरी बातें सुनी अनसुनी करते हुए बोली, मगर मैं उसे देखने के बाद हतमी फैसला करूंगी। दूसरी बात यह है कि हमारा निकाह अदालत में होगा और इससे पहले अजमल की जायदाद मेरे नाम मुंतकिल होगी। ये ना हो कि उसके मरने के बाद उसके रिश्तेदार विरासत के हकदार उससे सब कुछ छीन ले। मैं कोई भी रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं हूँ। जोसेफिन ने उसे गहरी नज़रों से देखा, फिर पुरजोश अंदाज में यकीन दिलाया कि वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। कुछ देर की बातों के बाद जब वो चंदू के कमरे से निकलने लगी तो जोसेफिन ने प्यार से रोका, मुस्कुराकर कहा, हम दोपहर को अजमल से मिलने के लिए जाएंगे। वैसे तो तुम इतनी हसीन हो कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मगर हल्का फुल्का मेकअप कर लेना। और हाँ, तुम्हारी रूममेट को इस मामले की भिनक नहीं मिलनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसने इस्बात में सर हिलाया। अपने कमरे में आकर बगैर नाश्ता किए बेड पर लेट गई। इसने ज़िंदगी में मामूली नौयत की गलतियां की थी, जिनकी भयानक सज़ा पाई थी। दूध की जली थी और छाछ को फूंक मारने पर मजबूर थी। ऐसे में इसके खूबसूरत होड़ नफरत से सुकड़ गए। बड़बड़ाने लगी, मेरी हर गलती की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा वही है जो मुझे पहली मरतबा उम्र हयात ने दी। मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वही होगा जो यारन, अफरासियाब और जानू जैसे भेड़ियों ने किया था। तब क्या हुआ था, अब क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। पहले मैं कमज़ोर थी, जिसका बस चला इसने तोड़ मोड़ कर रख दिया। मैं नादान हूँ ना कमज़ोर ही। अगर कोई गड़बड़ महसूस हुई तो अजमल और मैडम जोसेफिन पर लानत भेजकर वापस आ जाऊंगी। पहली उड़ान भरने वाला हर बोट यही सोचकर छलांग लगाता है, मगर फिर जिंदगी भर घोंसले में लौटने की ताकत नहीं रखता। इसने भी आंखें बंद की और घोंसले से छलांग लगा दी। 5 बजे जोसेफिन के साथ शहर की मसरूफ शाहरा पर आसमान को छूती हुई निजी अस्पताल की इमारत की पार्किंग एरिया में रिक्शा से उतरी तो इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। इसने ज़िंदगी में 2 सरकारी अस्पताल देख रखे थे। सोचा करती थी कि दुनिया के सभी अस्पताल ऐसे ही होते हैं, मगर इस अस्पताल के आउटडोर काउंटर पर रुककर इर्द गिर्द देखते ही इसे अपना ख्याल बदलना पड़ा। यह अस्पताल टीवी और फिल्मों में दिखाए जाने वाले 5 स्टार होटलों से किसी तौर कम नहीं था। यहाँ सफाई और आराइश का मेयार बहुत अच्छा था। अजमल गिलानी का VIP कमरा 4थी मंजिल पर था। वो लिफ्ट के जरिए 4th फ्लोर पर पहुंची। गैलरी के आखिरी कमरे में आई। मुर्दे की तरह बेड पर लेटे पीले चेहरे वाले मरीज के दोनों तरफ 2 नर्सें और एक डॉक्टर खड़े थे। वो जोसेफिन से जुड़कर चलती हुई बेड के करीब आ गई। मुतज़ब्ज़िब अंदाज में मरीज को देखने लगी। वो यकीनी तौर पर अजमल गिलानी ही था। इसके चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी। एक नज़र देखते ही चंदू को झुरझुरी आ गई और इसने गैर इरादी तौर पर रुख फेर लिया। ऐसे में जोसेफिन की मुतफक्किर आवाज़ कानों में पड़ी, डॉक्टर साहिब, क्या ये होश में है? यस, मगर इसकी हालत मुसलसल बिगड़ रही है, डॉक्टर ने पेशा वराना बेतासुर लहजे में कहा। जिंदगी और मौत का खेल चंदू माही के लिए नया नहीं था। इसने कई इंसानों को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखा था। नर्सिंग के शोबे में आते ही इसी खेल से उसका मुस्तकिल वास्ता पड़ा था। इसके सामने जीता जागता इंसान जिंदगी पुकारता मौत की अथाह गुफा में चला जाता था। मरता वो शख्स अचानक संभल कर मौत के खूनी पंजों से आज़ाद हो जाता था।
مسیحی کا پیشہ انسان کو غیر معمولی طور پر مضبوط اور سخت دل کر دیتا ہے۔ وہ بھی مضبوط بن کر آئی تھی، مگر اس کمرے کے در و دیوار اسے آسیب کی طرح چمٹی ہوئی موت نے اس کے اعصاب کو جھنجھنا کر رکھ دیا تھا۔ بدقت تمام اس نے اپنی ہمتیں یکجا کی۔ کیمل کلر کے کمبل میں گردن تک چھپے ہوئے اجمل کو دیکھا۔ اس کی ادکھلی آنکھیں جوزفین پر جمی ہوئی تھیں اور لبوں پر شکست خوردہ سی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ ڈاکٹر نرسوں کی معاونت سے اپنا کام مکمل کیا اور جوزفین کو ہمدردی بھری نظر دیکھ کر چلا گیا۔ جوزفین نے نرسوں کو کچھ دیر کے لیے باہر بھیجا، پھر اجمل پر جھکی اور پیشانی پر بوسہ ثبت کرتے پیار سے بولی، کیسے ہو میری جان؟ تم آ گئی ہو تو 2-4 گھڑیاں اچھی گزر جائیں گی۔ آج میں تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لائی ہوں۔ تمہاری دلہن ڈوب لائی ہوں، دیکھ لو۔ اسے چندے آفتاب کہو یا چندے مہتاب، دیکھنے سے میلی ہونے لگتی ہے۔ اس شہر میں تو کیا پورے ملک میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر جوزفین نے چندو کا ہاتھ پکڑ کر اور کھینچ کر اجمل کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کا دعویٰ بجا ثابت ہوا۔ اجمل کی آنکھیں یک بارگی کھل گئی۔ ایک ٹک دیکھتے ہوئے اپنی دہلیزے جا تک آنے والی موت کی صدا کو بھول گیا۔ کمزور سی آواز میں بولا، ہاں تو تم ٹھیک کہتی ہو جوزی ڈیر، مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی، دودھ کی طرح پاکیزہ، پھول کی طرح تازہ۔ مگر کیا یہ مجھ سے شادی پر تیار ہے؟ تو کیا ایسے ہی اٹھا لائی ہوں اسے؟ جوزفین نے سینہ پھلایا۔ یہ بہت مغرور ہے، کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ ڈاکٹر تو رہے ایک طرف، نرسیں بھی اس سے بات کرنے کو ترستی ہیں اور بڑی مشکل سے تمہارے لیے آرام کر لائی ہوں۔ چندو اور اجمل ایک دوسرے کو پلکیں جھپکائے بغیر دیکھ رہے تھے۔ چندو سے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، غیر ارادی طور پر اس کے تھوڑا اور قریب ہوئی، بائیں آنکھ کو دیکھا۔ اجمل کی نیم باز آنکھیں ایک لہجے کو بند ہوئی۔ اپنی آنکھ پر مامور رضوان کی انگلی کا لمس جاگا اور دل اچانک تیزی سے پہلو میں دھڑکنے لگا۔ موت کی باہوں میں جھولنے والے کی بائیں آنکھ پر ایک ننھا سا سیاہ تل جگمگا رہا تھا۔ مامور رضوان نے کہا تھا کہ ایک بادشاہ اس کی زندگی میں گھڑی 2 گھڑی کے لیے آئے گا اور اسے سہارا دے کر چلا جائے گا۔ مرنا اور جانا ایک برابر ہوتا ہے۔ یعنی مامور رضوان کا کہا پورا ہونے والا تھا۔ اس نے جو نشانی بتائی تھی وہ موجود تھی۔ اس نے اپنی آنکھ پر انگلی رکھ کر سرگوشی کی طرح ایک لفظ دل ادا کیا تھا۔ اس لفظ کی باز گشت ذہن میں تھوڑے مارنے لگی۔ دل یقین کے ساتھ اسے سمجھانے لگا کہ وہ جسے دیکھ رہی ہے وہ اس کو ہر فکر سے آزاد کرنے والا ہی تھا۔ اچانک اس کی سوچ کی تابانی فرو ہو گئی، دل اندیشوں سے بھر گیا۔ ڈاکٹر منور علی کا چہرہ چشمے تصور میں سج گیا۔ اس کی بند آنکھ پر ایسا ہی تل تھا۔ مامور رضوان نے ایک شخص کا کہا تھا، اگر وہ ڈاکٹر منور تھا تو اپنے حصے کا کام کر کے منظر سے ہٹ گیا تھا۔ اگر وہ مطلوبہ شخص نہیں تھا تو اس نے کیوں سہارا دیا تھا؟ اگر وہی تھا تو پھر اجمل کی آنکھ پر تل کا نشان کیوں تھا؟ شیشو پنج میں بڑھتے ہوئے قدم بے جان ہونے لگے۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر بغور اجمل کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا غیر معمولی پن دیکھ کر اس پر ترس آیا۔ جوان عمر میں موت کو گلے لگانا ویسے ہی دیکھنے والوں کے لیے تکلیف رساں ہوتا ہے۔ ایسے میں اجمل نے آنکھیں کھول دی اور بے چارگی سے معمور لہجے میں چندو سے مخاطب ہوا، میں اجمل گیلانی ہوں۔ جی میں جانتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی، کہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں 2-4 دنوں یا 2-4 لمحوں کا مہمان ہوں۔ مجھے میڈم نے آپ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اجمل کے پیلے چہرے پر زیادہ دیر نظر ثبت رکھنا دل گردے کا کام تھا۔ اخبار میں آئے روز گردوں کی غیر قانونی منتقلی اور چوری کی خبریں چھپتی ہیں۔ کئی گروہ یہ کام باقاعدگی سے کر رہے ہیں۔ اب اتنے امیر ہوتے ہوئے بھی ایک گردہ خرید نہیں پائے، حیرت کی بات ہے۔ اجمل کے بجائے جوزفین نے جواب دیا، ہاں اس معاملے میں میرا دوست بدقسمت ثابت ہوا ہے۔ اس کے ساتھی اور میں تمام تر کوشش کے باوجود کسی گرزہ چور گروہ تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ عطیہ والی فہرست میں بھی اس کا نام بہت نیچے ہے اور باری آتے آتے 6 ماہ گزر جائیں گے۔ کچھ دیر اجمل کے علاج اور کیفیت پر گفتگو ہوتی رہی، پھر جوزفین دونوں کو تنہائی میں وقت دینے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ اجمل کے ہونٹ بھیج کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے۔ چندو نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ کیا درد ہو رہا ہے؟ اجمل نے زور سے آنکھیں میچ لیں، پھر کھول کر آزردگی سے مسکرایا اور بولا، جوز نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میں مرنے سے پہلے کیوں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چندو نے وزن دوسری ٹانگ پر منتقل کیا۔ اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا کہ تم کچھ پوچھنا چاہتی ہو۔ اس نے پھر اس بات میں سر کو جنبش دی، بولی، کیا آپ کے پاس اپنی دولت اور جائیداد کو اپنے دشمنوں یا رشتہ داروں سے بچانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ شادی کے جھنجھٹ پر پڑے بغیر یہ مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اجمل نے پوچھا۔ آپ کسی فلاحی ادارے کو جائیداد منتقل کر سکتے ہیں، کسی ٹرسٹ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، پراپرٹی بیچ کر رقم غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں۔
अपने नाम पर कोई खैराती अस्पताल। अजमल के चेहरे पर अजियत के आसार देखकर वो बोलते बोलते रुक गई, सहम कर सवाल अंदाज में देखने लग गई। वो बोला तो इसकी आवाज़ पहले से भी नहीब थी। तुम इन बातों को नहीं समझोगी। मैं शादी से पहले अपनी ज़्यादातर जायदाद तुम्हारे हाथ फरोख्त करूँगा, बाकी हक महर में तफवीज़ करूँगा ताकि टीजर लॉ के तहत कोई भी तुमसे एक ईंट भी न हथिया सके। अपनी रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। ये बात ट्रस्ट से किसी रफाई तंजीम को वक्फ करने की तो सुन लो। मैं इन खुदाई फौजदारों से नफरत करता हूँ। जेल में रहते हुए मैंने सभी को मदद के लिए पुकारा था, अपनी बेगुनाही का वावेला किया, मगर किसी ने मुझ तक पहुँचने या कुछ पूछने की जहमत तक नहीं की थी। इसकी सांस उखड़ने लगी, कुछ देर संभलने लगी, फिर बोला, लड़की, इस बेहिस मुआशरे ने उससे मेरे माँ बाप छीन लिए। कानून ने मुझे अपने वालिदैन का कातिल करार दिया और दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा सुना दी, सज़ाए मौत। मैं मुजरिम नहीं था और मैंने दोहरी सज़ा काटी। और हाँ, मेरी चीखों पर, फरियाद और पुकार पर किसी ट्रस्ट ने, किसी NGO या सोशल वर्कर ने कान तक न धरा। जब मैं दौलत के बलबूते पर उस मक्तल से निकलने में कामयाब हो गया तो सभी मुझे खुश आमदीद कहने लगे, मगर मैंने पूरे मुआशरे को अपना मुजरिम समझा, बिला तखसीस। वो बहुत धीमे लहजे में बात कर रहा था, मगर फिर भी थक जाता था। जब लम्हे खुद को संभालता फिर बोल पड़ता। ऐसा ही एक वक्फा गुजार कर गोया हुआ और मैंने सजा देने का हुनर भी सीख लिया, मगर लोगों की तरह जिंदगी बेवफा निकली। अब मैं मरने वाला हूँ। मेरे इर्द गिर्द गिद्धों की तरह मेरे रिश्तेदार आंखें फाड़े जमा है। सुबह शाम यहाँ मजमा लगता है, हर कोई देखने के लिए आता है कि मैं कब आंखें बंद करूँगा ताकि इन्हें मौज उड़ाने के लिए करोड़ों रुपए मिले। मगर नहीं, मैं इन कुत्तों के मुंह में चिचोड़ी भी हड्डियाँ भी नहीं डालूंगा, एक धेला भी नहीं। इसके लहजे में बेपना नफरत घुली हुई थी। सांसें हमवार करने के बाद शोलाबार नजरों से छत को देखते हुए बड़बड़ाया, मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरे बाप की मैयत पर कोई रोने वाला नहीं था और मेरी माँ की लाश को गैर महरम हाथ लगे थे। इन्हें किसने कैसे दफन किया इल्म नहीं, मगर मैं भूलने वाला भी नहीं। मैं उस वक्त हवालात की सलाखों से सर टकरा रहा था, चीख रहा था। थंडर मुझ पर तंज़ी अंदाज में हंसते हुए कह रहा था कि ये मकर करता है, फ्रॉड करता है। इसे अगर माँ बाप का दुख होता तो इन्हें कत्ल ही क्यों करता। वक्त भूले से नहीं भूलता। जिन लोगों ने मुझे वो दिन दिखाया था, इनकी औलादों ने भी वो दिन देख लिया है, मगर नहीं, बड़ा फ़र्क है। इन कुत्तों की लाशों पर बैन करने वाले तो मौजूद थे ना, वही अब मेरे खून के प्यासे हैं, मेरी जायदाद के तलबगार हैं, मगर मैं इनके हाथ फूटी कोड़ी नहीं लगने दूंगा, किसी को भी नहीं। मुझे क्यों दे रहे हैं? चंदू इसकी मध्यम आवाज़ सुनने के लिए काफ़ी करीब आ गई थी। अब अपनी दोस्त मैडम जोसेफिन को भी दे सकते हैं। इसे इसका हिस्सा दूंगा, मगर तुम्हें सब कुछ दूंगा। क्यों? इसका जवाब अगर तुम्हें जोजी ने नहीं दिया तो मैं देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे तमाम जायदाद के इवज़ में अपनी ज़िंदगी की एक कीमती रात दोगी। हो सकता है कि ये रात मेरी झोली में वारिस की खैरात डाल दे और मैं मरने के बाद बाप बना दे। अगर ऐसा ना भी हो तो कोई बात नहीं, मैं कम से कम मायूसी के आलम में तो मौत को गले नहीं लगाऊंगा। जोसेफिन ने बात नहीं की थी। चंदू की पेशानी पर पसीना आ गया। इससे फिर तशकीक आमेज़ नज़रों से अजमल को देखा। अपने हाथ को हरकत देने की कुदरत नहीं रखता था, इसका हाथ कैसे थाम सकता था। कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, अगर मैं इनकार कर दूं तो? अजमल का चेहरा मजीद बुझ गया। बोला, तुम्हारी मर्जी, मैं सिवाय खामोश होने के क्या कर लूँगा। चंदू कटकर रह गई। अपनी ये सीरियल बदबख्ती को देखकर खुद को दुनिया की गमज़दा लड़की समझती थी, मगर जब दुनिया का गम देखा तो अपना गम भूल गई। सर झुका होंठ काटती रही, सर उठाकर बोली, सच पूछे तो मुझे ये सब कुछ ख्वाब लग रहा है जो किसी भी झटके पर टूट जाएगा और मैं धोखे में मारी जाऊंगी। कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। मैं वो गड़बड़ाकर थम गई। अजमल के हलक से आह निकली। तड़प कर कुछ कहना चाहा, मगर खांसी आ गई। ऐसे वक्त में जोसेफिन कमरे में दाखिल हुई, तेजी से करीब आई, कम्बल में हाथ डालकर उसकी छाती सहलाने लगी। वो संभल कर बोला, जोजी, ये कहती कि मैं इसे धोखा दूंगा। मैं इसे बताओ कि मैंने शेर की तरह जिंदगी गुजारी है, खून किए हैं, डंके की चोट पर लोगों को लूटा है, मगर किसी को धोखा नहीं दिया। इसे बताओ कि मैंने हमेशा सीने में गोली मारी है, कभी पीठ पर वार नहीं किया। मरते हुए क्या धोखा दूंगा? हाय जोजी, दर्द। जाओ, इसे भी साथ ले जाओ, इसे समझाओ, मुतमिन करो। दिल से मान जाए तो फौरी तौर पर हकनवाज एडवोकेट के पास ले जाना, वो दस्तावेज तैयार किए बैठा है। तुमने उसका घर तो देख रखा है ना? जोसेफिन ने इस बात में सर हिलाया। बेड साइड में नर्स कॉलबेल का बटन पुश किया। नर्स की आमद पर उसे अजमल का खुसूसी ध्यान रखने का हुक्म देकर बाहर निकल आई।
अस्पताल से निकलकर मलिका बारबेक्यू में चंदू को लेकर जा बैठी। सूप का ऑर्डर देकर चंदू से मुखातिब हुई। हाँ चंदू जान, बताओ तुमने क्या फैसला किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चंदू ने हिचकिचाते हुए दिल की बात की। मैं तुम्हारी कैफियत को समझ रही हूँ। यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारे साथ कोई धोखा फ्रॉड नहीं होने दूंगी। तुम मुझे अच्छी लगती हो, फिर ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हारा मुस्तकबिल तारीक कर दूँ? मैंने अजमल गिलानी से सब कुछ तय कर लिया है, देखभाल लिया है। मज़ीद हम वकील से दस्तावेज़ की कापी हासिल करके किसी और वकील को दिखा लेंगे ताकि तुम्हें भी तसल्ली हो जाए। क्या ख्याल है? इसने भाप उड़ाते हुए सूप पर नजरें जमाई और सिर पर डाल दी। अगर आप मेरे साथ रहने और रहनुमाई की जिम्मेदारी कबूल करें तो मैं ये रिस्क लेने पर तैयार हूँ। जोसेफिन ने मुस्कुराकर इसके फैसले का खैर मकदम किया और हक नवाज एडवोकेट के घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। चंद अपनी कुव्वत परवाज से कहीं बुलंद परवाज करने जा रही थी, इसलिए कोई गलती नहीं करना चाहती थी। तभी से मैडम जोसेफिन को भी शक की निगाह से देखा और हक नवाज एडवोकेट को भी। उसने कागजात की फुटस्टेट कापियों को पहले जोसेफिन के मुंतखब करदा वकील को दिखाया, फिर जोसेफिन की मैयत में एक अजनबी वकील से मिली, जिसने फीस तय करने के बाद कागजात का अच्छी तरह जायजा लेकर कहा, बेटे इन कागजात की रूह से अजमल गिलानी नामी शख्स ने गिलानी फ्लोर मिल्स और एक 3 एकड़ रकबे पर तामीरशुदा कोठी फरोख्त की है। अब यह दस्तावेज अधूरी है क्योंकि इसमें खरीदार के नाम की जगह खाली है। रेवेन्यू ऑफिसर की तस्दीक और रिकॉर्ड माल में अंदराज भी बाकी है। बाकी इन पेपर्स की तरह ये भी अधूरे पेपर्स हैं जिनकी रूह से अजमल गिलानी किसी से अक्द करने जा रहा है और हक महर में अपनी तमाम जायदाद तफवीज़ कर रहा है। यहाँ भी दुल्हन के नाम और कुवैफला खाना खाली है। चंदू ने उससे कुरेद कर बहुत कुछ पूछा। तसल्ली होने पर उसने फीस अदा की और जायदाद की इस मुंतकिली के अमल में मुआवनत चाही। वकील ने अदीमुल फुर्सती की बुनियाद पर माजरत चाही और दीवानी मुकदमात के एक वकील का विजिटिंग कार्ड थमा दिया। ये बहुत काबिल वकील हैं, फीस मामूल से थोड़ी ज़्यादा लेते हैं मगर अपने क्लाइंट का नुकसान नहीं होने देते। आप इनसे अभी जाकर मिल लें। चैम्बर से निकलकर चंदू ने जोसेफिन के इस्तफसार पर कहा, मैडम मैं चाहती हूँ कि अजमल साहिब के वकील के साथ साथ इस मामले में मेरी तरफ से भी एक वकील शामिल हो। मगर तुम फीस की मद में इतनी रकम क्यों ज़ाया करना चाहती हो? जोसेफिन को इसकी एहतियात पसंदी कुछ बुरी लग रही थी, उसके चेहरे से आया थी। और जोसेफिन की नाराज़गी को खातिर में लाते हुए सर झटक कर बोली, रकम की कोई बात नहीं मैडम, मुझे तसल्ली तो हो जाएगी ना। चंदू के पास अभी तक डॉक्टर मुनव्वर अली की दी हुई रकम मौजूद थी, इसमें कुछ इजाफा ही हुआ था। चंदू ने अपन दूसरी टांग पर मुंतकिल किया। असबात में सर हिलाया। वो बोला कि तुम कुछ पूछना चाहती हो? इसने फिर असबात में सर को जुम्बिश दी। बोली, या आपके पास अपनी दौलत और जायदाद को अपने दुश्मनों या रिश्तेदारों से बचाने का कोई और तरीका नहीं है? मेरा मतलब है कि आप शादी के झंझट पर पड़े बगैर ये मकसद पूरा कर सकते हैं। जैसे? अजमल ने पूछा। आप किसी फलाही इदारे को जायदाद मुंतकिल कर सकते हैं, किसी ट्रस्ट को डोनेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बेचकर रकम गरीबों और मुस्तहिक लोगों में बांट सकते हैं, अपने नाम पर कोई खैराती अस्पताल। अजमल के चेहरे पर अजियत के आसार देखकर वो बोलते बोलते रुक गई, सहम कर सवाल अंदाज में देखने लग गई। वो बोला तो इसकी आवाज़ पहले से भी नहीफ थी। इन बातों को नहीं समझोगी। मैं शादी से पहले अपनी ज़्यादातर जायदाद तुम्हारे हाथ फरोख्त करूँगा, बाकी हक महर में तफवीज़ करूँगा ताकि डीजर लॉ के तहत कोई भी तुमसे एक ईंट भी न हथिया सके। अपनी रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। ये बात ट्रस्ट से किसी रफाई तंजीम को वक्फ करने की तो सुन लो। मैं इन खुदाई फौजदारों से नफरत करता हूँ। जेल में रहते हुए मैंने सभी को मदद के लिए पुकारा था, अपनी बेगुनाही का वावेला किया, मगर किसी ने मुझ तक पहुँचने या कुछ पूछने की जहमत तक नहीं की थी। इसकी सांस उखड़ने लगी, कुछ देर संभलने लगी, फिर बोला, लड़की इस बेहिस मुआशरे ने उससे मेरे माँ बाप छीन लिए। कानून ने मुझे अपने वालिदैन का कातिल करार दिया और दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा सुना दी, सज़ाए मौत। मैं मुजरिम नहीं था और मैंने दोहरी सज़ा काटी। और हाँ, मेरी चीखों पर, फरियाद और पुकार पर किसी ट्रस्ट ने, किसी NGO या सोशल वर्कर ने कान तक न धरा। जब मैं दौलत के बलबूते पर उस मकतल से निकलने में कामयाब हो गया तो सभी मुझे खुश आमदीद कहने लगे, मगर मैंने पूरे मुआशरे को अपना मुजरिम समझा, बिला तखसीस। वो बहुत धीमे लहजे में बात कर रहा था, मगर फिर भी थक जाता था। जब लम्हे खुद को संभालता फिर बोल पड़ता। ऐसा ही एक वक्फा गुजार कर गोया हुआ और मैंने सजा देने का हुनर भी सीख लिया, मगर लोगों की तरह जिंदगी बेवफा निकली। अब मैं मरने वाला हूँ। मेरे इर्द गिर्द गिद्धों की तरह मेरे रिश्तेदार आंखें फाड़े जमा है। सुबह शाम यहाँ मजमा लगता है, हर कोई देखने के लिए आता है कि मैं कब आंखें बंद करूँगा ताकि इन्हें मोर उड़ाने के लिए करोड़ों रुपए मिले। मगर नहीं, मैं इन कुत्तों के मुंह में चिचोड़ी हुई हड्डियाँ भी नहीं डालूंगा।
ایک ڈھیلا بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں بے پناہ نفرت گھلی ہوئی تھی۔ سانسیں ہموار کرنے کے بعد شعلہ بار نظروں سے چھت کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، میں کیسے بھول جاؤں کہ میرے باپ کی میت پر کوئی رونے والا نہیں تھا، تو میری ماں کی لاش کو غیر محرم ہاتھ لگے تھے۔ انہیں کس نے کیسے دفن کیا علم نہیں، مگر میں بھولنے والا بھی نہیں۔ میں اس وقت حوالات کی سلاخوں سے سر ٹکرا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ تھندر مجھ پر طنزی انداز میں ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ مکر کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اسے اگر ماں باپ کا دکھ ہوتا تو انہیں قتل ہی کیوں کرتا۔ وقت بھولے سے نہیں بھولتا۔ جن لوگوں نے مجھے وہ دن دکھایا تھا، ان کی اولادوں نے بھی وہ دن دیکھ لیا ہے، مگر نہیں، بڑا فرق ہے۔ ان کتوں کی لاشوں پر بیان کرنے والے تو موجود تھے نا، وہی اب میرے خون کے پیاسے ہیں، میری جائیداد کے طلبگار ہیں، مگر میں ان کے ہاتھ پھوٹی کوڑی نہیں لگنے دوں گا، کسی کو بھی نہیں۔ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ چندو اس کی مدھم آواز سننے کے لیے کافی قریب آ گئی تھی۔ اب اپنی دوست میڈم جوزفین کو بھی دے سکتے ہیں، اسے اس کا حصہ دوں گا، مگر تمہیں سب کچھ دوں گا۔ کیوں؟ اس کا جواب اگر تمہیں جوزی نے نہیں دیا تو میں دیتا ہوں، صرف اس لیے کہ تم مجھے تمام جائیداد کے عوض میں اپنی زندگی کی ایک قیمتی رات دو گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رات میری جھولی میں وارث کی خیرات ڈال دے اور میں مرنے کے بعد باپ بنا دے۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، میں کم سے کم مایوسی کے عالم میں تو موت کو گلے نہیں لگاؤں گا۔ جوزفین نے یہ بات نہیں کی تھی۔ چندو کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اس سے پھر ایسا پھینک تماشا دیکھ کے مصداق حقنواز ایڈوکیٹ اور چندو ماہی کے وکیل ملک امیر محمد ایڈوکیٹ نے مل کر ہفتوں کا کام ایک ہی دن میں مکمل کر دکھایا۔ ہسپتال کے کمرے میں آ کر ریونیو آفیسر اور متعلقہ عملے نے دستاویزات کو حتمی شکل دی اور ملک امیر محمد ایڈوکیٹ نے چندو ماہی کو علیحدگی میں خوشخبری سنا کر اپنی بقیہ فیس وصول کر لی کہ فلور ملز اور کوٹھی کی قانونی طور پر منتقلی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ وہ فائل اٹھائے چلا گیا تو چندو ماہی جوزفین کے پاس آ گئی۔ ہسپتال کے خصوصی کمرے میں ایک محفل برخاست ہو رہی تھی، دوسری بساط سجنے والی تھی۔ حقنواز ایڈوکیٹ کا منشی فیملی کورٹ کا نمائندہ لے کر پہنچ چکا تھا۔ فلور ملز اور وسیع کوٹھی پر مشتمل قیمتی جائیداد جسے ابھی تک چندو ماہی نے دیکھا تک نہیں تھا، اس کی ملکیت بن چکی تھی اور اب وہ اجمل گیلانی کی ملکیت بننے والی تھی۔ 2:30 بجے وہ کروڑپتی بن کر اجمل کی ہو گئی۔ وہ دوسری مرتبہ دلہن بنی تھی، مگر واقعات کا مزاج بتا رہا تھا کہ وہ پہلے کی طرح تشنا اور ازدواجی آسودگی سے محروم سیج پر پراجمان ہوئی تھی۔ جوزفین نے اسے بیڈ پینتی پر بٹھایا، کمرہ خالی ہونے پر چندو کو پیار کرتے ہوئے بولی، ہاسٹل کا فکر نہ کرو، میں تمہارا سارا سامان محفوظ کر لوں گی اور 1 ماہ کی چھٹی بھی منظور کروا لوں گی۔ تم شام کو اپنے مریض سمیت کوٹھی میں شفٹ ہو جاؤ گی، میں بھی گاہے بگاہے چکر لگا لیا کروں گی۔ اگر آنے والے دنوں میں کبھی تمہیں نرسنگ کا شوق چرایا تو کلاس جوائن کر لینا۔ ویسے تو تمہیں کورس یا ملازمت کی ضرورت نہیں رہی، کل تک تمہارا اکاؤنٹ میں اتنی رقم منتقل ہو جائے گی کہ ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤ تو ختم نہیں ہوگی۔ کوٹھی میں اجمل کے علاج اور دیکھ بھال کے ڈاکٹرز اور نرس کی خدمات میں نے حاصل کر لی ہیں، خداوند اس کے حال پر رحم کرے اور یہ تمہیں 2-4 دن مزید دیکھنے کے لیے زندہ رہے۔ اب میں چلتی ہوں۔ وہ چندو کو حیران و سراسیمہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اجمل تھک کر بے ہوش ہو چکا تھا، اس کی تیز سانسوں کی آواز کمرے میں چکرا رہی تھی، جبکہ چندو کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ زندگی کے عجیب و غریب موڑ اور نہ سمجھ آنے والے مرحلے سے خالی ذہنی کی عالم میں گزر گئی تھی۔ آگے کیا ہونے والا تھا اس کی دانش سے مابرہ تھا۔ وقت ایسے ہی چالے چلتا ہے۔ ایک خانومہ خراب لڑکی کو اس نے غربت کی کوکھ سے نکال کر نرسنگ کورس کے ہسپتال پہنچا دیا تھا، وہاں سے اٹھا کر ایک دن میں کروڑپتی بنا دیا تھا۔ وقت کے نادیدہ اوراق پر لکھی ہوئی تحریر سے زندگی کے واقعات کھوجنے والا مامور رضوان نہ جانے کہاں تھا، مگر اس کا کہا لفظ چندو ماہی کے ذہن میں تھا۔ اس نے غلطی کی تھی، درست راستہ اختیار کیا تھا، یہ تعین بھی وقت نہیں کرنا تھا اور وقت ابھی خاموش تھا۔ وہ دانستہ طور پر اجمل کے کھنڈر چہرے سے نظریں چرائے گامن، ناراض تاجہ اور بچھڑی ہوئی بہن کو یاد کر رہی تھی۔ عمر حیات اور ڈاکٹر منور علی سے تصور میں باتیں کر رہی تھی۔ کل تک ان لوگوں کی یاد کے علاوہ اس کے پاس کل تک کچھ نہیں تھا، آج بہت کچھ تھا اور بہت کچھ سونپ دینے والا بھیانک موت سے نبرد و آسماں تھا۔ یہ جنگ کب تک چلنے والی تھی علم نہیں تھا۔ گھنٹہ گزر گیا، نرس اور ڈاکٹرز اپنے معمول کے مطابق آتے جاتے رہے، اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے رسمی انداز میں چندو کو شادی کی مبارکباد بھی دی، قریت کر پوچھنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ لب بستہ رہی۔ ابھی اپنی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لوگوں کو کیا سمجھاتی۔ ایسے میں خاموشی ہر مسئلے کا بہترین حل تھا۔ شام ڈھلنے لگی، بھوک کا احساس ہوا
उठकर कैंटीन तलाश करना चाहती थी, मगर अचानक जोरदार आवाज से दरवाज़ा खुला। उसने दरवाज़ा खोलने वाले को देखा तो एकदम ठिठक गई, आंखें हैरत से फैल गई। हकलाई, आप? चंदू को एक नहायत अजीब वज़ाकता में मुहीन जिस्म का आदमी दरवाजे के दोनों चौखटे थामे खड़ा दिखाई दिया, जिसकी सुरमा भरी आंखें उस पर जमी हुई थी। वो हकलाई, आप कौन है? माड़े को जालिम जमाना जानत, पर आप अपने ही बादशाह की चांद माफिक दुल्हन भी न जानत हैं। साला क्या क्या गजब नहीं हुआ माड़ी जान पर। अरे ओ रानी जी, माड़े को सारी दुनिया मीरूशा बोलत है। इसकी आवाज़ और अंदाज़े तखातुब शख्सियत की तरह नहायत मज़े खेज था, जबकि आवाज़ गैर मामूली तौर पर तीखी थी। वो पान खा रहा था। बकरी की तरह तेज से मुंह चलाते हुए अजमल को खातुब करके बोला, अरे बादशाह जी क्या होबत, माड़ी इज्जत बचाने को बोल देवे ना, अपनी नारी को माड़े बारे वो क्या बोलत है। माड़ा तारुफ शारूफ। अजमल सो रहा था, मगर जोकर नुमान नुवारिद की आवाज़ सुनकर बेदार हो गया। बोला, मीरूशा इधर आओ मेरे करीब। अरे वाह अजमल बादशाह, तुम माड़े से चोरी चोरी अपने पैरों में काफ की परी उतार लेवत है और माड़े को जड़ा खबर ना होवत। वो हाथ नचाकर बोला और 5 बात हुआ कमरे के कोने में रखी बास्केट की तरफ बढ़ गया। चंदू दिलचस्पी से उसकी सामली अहद की जादूगरों की सी चाल और बहरूपे जैसे डेल डोल को देखने लगी। वो स्टूल खींचकर अजमल गिराने के करीब बैठ गया, मुंह में पान की गिलोरी का मुहल्ले मुंह को बदलते हुए कभी अजमल को तो कभी चंदू माही को देखते हुए बातें करने लगा। चंदू मजीद हैरत से दो चार हुई जब दोनों के माबैन होने वाली गुफ्तगू से उसने ये नतीजा अख्ज़ किया कि चंदू के नाम जायदाद की मुंतकिली और शादी का मनसूबा तैयार करने वाला असल किरदार वही था जो देखने में नहायत अहमक और गौदी नजर आ रहा था। इसने 10-15 मिनट में यह भी देख लिया कि अजमल गिलानी के कारोबार में अजमल की हैसियत महज अदाकार की थी, जबकि पसे पर्दा हदायतकार मीरूशा ही था। अजमल गिलानी ने आंखें मूंद लीं। मीरूशा स्टूल से उठकर उसके पास आ गया, अपनी मुतजस्सिस आंखें उस पर मरकूज करते बोला, चंदू माही बड़ा नाम मारत है, रानी दिखेगी रानी। माड़े को पता होवत कि ऐसी सूरत जमाने पर राज करना मंगत, पर जमाना बड़ा जालिम होवे साला। हजारों महारानियों को माटी में रोल देवत है, पर नहीं, माड़े अजमल मियाँ की रानी का राज मीरूशा सलामत रख लेवत है। कोई फिक्र नहीं करने का एकदम। सारी जो जीने माड़े को राम कहानी बोल देवत है, इसलिए माड़े से जरा भरना शर्मावत रानी जी। जुबान समझ में आए ना आए, आंखों और लफ्ज़ों से फूटती हुई सदाकत और खुलूस समझ में आ जाता है। इसने ममनून नजरों से मीरूशा को देखा। दिल की दुनिया बदली तो इसकी मज़ाक की सूरत उर्वले की तरफ मुतलिक ध्यान नहीं गया। बोली, आप इनके क्या लगते हैं? वो चल हमें सोचता रहा, फिर बोला, गुलाम हाथ बांधकर जी हुजूरी करने वाले हुए हैं तेरे हस्बैंड के। बोले, एक टांग पर रात गुजारो, हम गुजार देवें। बोले, माड़े को जान का नजराना देव, माड़ी तेली पर जान आ जावत। मीरूशा यार की गुलामी करे है, यार की आंख बंद हो तो यार की जोरों के आगे हाथ बांध देवत। चंदू को अजमल का कंबल हिलता महसूस हुआ। आंखें उठाकर अजमल का चेहरा देखा, खुली आंखें अपनी जानी बुला रही थी। वो आहिस्तगी से उठी और करीब पहुंचकर मुस्तफसिर हुई, जी चंदू, मीरूशा मेरा खास आदमी है, मैं जब तक जिंदा हूँ ये जो कहता है इस पर आंखें बंद करके अमल करती जाओ, मेरे बाद मर्जी करना। इसकी नहीफ आवाज़ में इल्तिजा का उनसर गालिब था। इसने इस बात में सर हिलाया, जी ये मुखलिस आदमी है, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता। मैं चाहूँगा कि मेरे बाद तुम इस पर भरोसा करना, मुझे यकीन है कि तुम पर आँच नहीं आने देगा। जी मैं समझ चुकी हूँ, इसने कनखियों से मीरूशा को देखकर जवाब दिया। ऐसे में मीरूशा उठकर अकब में आ गया। बोला, रानी जी, माड़े बंदे नीचे माड़ा इंतजार करत, अजमल मियाँ कोठी पर ले जावे या फिर इधर ही रख लेवे। चंदू ये फैसला नहीं कर सकती थी। इसने मदद तलब नजरों से अजमल को देखा। अजमल बोला, हाँ चंदू, मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं अपनी बाकी सांसें अपने घर में रहना चाहता हूँ। मीरूशा से कहो मुझे कोठी ले जाए और तुम भी मेरे साथ चलो। वो अस्पताल में खुद को निस्बतन महफूज ख्याल कर रही थी, अंधे के माहौल में जाने से गुरेजा थी, मगर अजमल की हुक्मदुल्ली इसके बस में नहीं थी, इसलिए नाचार मान गई। मीरूशा इससे साथ इस्तकबालिया काउंटर पर आया। मैं इसके 2 आदमी मौजूद थे। एक ने कंप्यूटराइज वाउचर उसके सामने किया। मीरूशा स्लिप को देखता रहा, फिर चंदू की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, साले कंप्यूटर की लिखत मारी समझ में कब आवत है रानी जी, जब देख बिल तो बता देवत। चंदू ने बिल देखा तो आंखें फैलने को आ गई। इतने पैसों में 20 मरीजों का इलाज किया जा सकता था। अपनी हैरत पर वो मुश्किल काबू पाती से रकम बताई। मीरूशा का इशारा पाकर इसके लंबे तिरंगे साथी ने पर्स निकाला, बिल अदा किया और मीरूशा और चंदू को पार्किंग में खड़ी गाड़ी की तरफ चल बैठने का इशारा किया। वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए थे। चंद मिनटों बाद अजमल को अस्पताल के एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया गया।
چندو گاڑی سے اتری اور میرو شاہ کے روکنے کے باوجود ایمبولینس میں آ گئی۔ اس نے اپنے عقب میں ابھرنے والے میرو شاہ کی طنزیہ آواز سن لی تھی، سالی نوٹوں کی خوشبو پر تتلی بن کر آوت اور مردے پر احسان چڑھاوت۔ واہ مولا، تو بڑا بے نیاز ہووت، ذرا سمجھنا آوت ہے میرو شاہ کو۔